Hello friends, my name is Rahul Kant Gautam and today we will discuss about how the Supreme Court judges are appointed। और ये हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली ही लार्ज नंबर ऑफ जजेस हैज़ बीन अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में आपके 9 जजेस आपके अपॉइंट हुए हैं और जिसमें 3 लेडी जजेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मेंस में भी और ये आपके प्री में भी आ सकता है, इसलिए आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये आप पहले देखिए, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि हाउ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड। तो कैसे, क्या प्रोसीजर है, कौन अपॉइंट करता है और इसमें क्या क्या पिछले केसेस थे, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट आगे देखते हैं, हु अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सबसे पहला है कि आर्टिकल 124(2) एंड 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। तो आपका आर्टिकल 124 कहता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि बोलता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एंड 124(2) आपका सब क्लॉज 2 में बोलता है कि एवरी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये आपका 124 सब क्लॉज 2 में जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटेड होंगे वो किसके द्वारा होंगे, बाय द प्रेसिडेंट। एंड 217 जो आपका कहता है, 217 आपके हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। अंडर बोथ प्रोविजन द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट। तो दोनों प्रोविज़न में आपके किसके पास पावर होगी, प्रेसिडेंट। हु विल अपॉइंट द जजेस, तो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट। तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वह कंसल्ट करके, जो भी आपका अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके, और हाई कोर्ट में हो रहा है तो उनके चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करके, जैसा भी ये नेसेसरी समझेंगे उनको अपॉइंट करेंगे। सेकेंड है आपका ओवर द ईयर्स द वर्ड कंसल्टेशन हैज़ बीन द सेंटर ऑफ डिबेट ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर टू अपॉइंट जजेस। तो क्या कंसल्टेशन का मतलब, जो कंसल्टेशन है वो बहुत डिबेट में रहता है, क्योंकि कंसल्टेशन का मतलब है कि इसमें देखते हैं, इन प्रैक्टिस द एग्जीक्यूटिव हेल्ड दिस पावर सिंस इंडिपेंडेंस एंड अ कन्वेंशन ऑफ सीनियरिटी वाज इवॉल्व्ड फॉर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहले देखते हैं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट की पावर थी वो किसके पास थी, आपके एग्जीक्यूटिव के पास थी। एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता था सुप्रीम कोर्ट जजेस को। तो उसमें एक कन्वेंशन चला आ रहा था कि जो भी आपका सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको ही चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा। हालांकि ये कंटिन्यू रहा, आपके 80s तक देखेंगे ऐसा कंटिन्यू रहा था ये कन्वेंशन को, बट 80s में आपके स्पेशली 1973 में जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, बट उन्होंने इसको क्या किया, इस कन्वेंशन को चेंज कर दिया। इन द 80s इन अ सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस इन विच द जुडिशरी इसेंशियली इम्पाउंडेड द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट टू इटसेल्फ। 1973 में हुआ था कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 3 सीनियर मोस्ट जज थे, उनको सुपरसीड करके मिस्टर ए एन रॉय इनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया। अब इनके जो ऊपर थे 3 आपके जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, 3 जजेस, जिनको क्या किया, गवर्नमेंट ने सुपरसीड कर दिया, उनको नीचे करके ए एन रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, जिससे इन्होंने बाद में आपके जो 3 जजेस थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और जो बार काउंसिल था वो भी काफ़ी नाराज़ था। तो इसके बाद हुआ कि 80s में फिर चेंज आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जुडिशरी इसेंशियली इम्पाउंडेड द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट टू इटसेल्फ। तो हाई कोर्ट, जो हायर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होते थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास कर लिया। मतलब अब जो अपॉइंटमेंट होंगे वो किसके, वो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। उसके बाद आपका कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ। तो आगे देखते हैं इसमें व्हाट वर द दीज केसेस, मतलब कुछ केसेस थे जिनमें आपका कोलेजियम सिस्टम या ये सब आया था।
तो पहला था द टसल बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ओवर जजेस अपॉइंटमेंट बिगिन फॉलोइंग द इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट मूव इन 1973। तो आपका जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक टसल था, एक मतलब दोनों अपने आप पे एक दोनों के बीच में एक टसल छिड़ गई कि अब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1973 में 3 आपके जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको सुपरसीड करके हटा के जस्टिस एएन रॉय को सीजेआई बना दिया गया, जिससे आपका जुडिशरी में जो आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी वो आपकी ख़त्म हो गई। तो बाद में फिर कुछ केसेस आए जिसके थ्रू आपका कोलेजियम सिस्टम को इवॉल्व किया गया। तो वो देखते हैं इन 3 केसेस विच केम टू बी नोन एज द जजेस केसेस। 1981 में एक आपका आया, 1993 में आया और 1998 में। तो ये आपके 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व द कोलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस। तो इन केसेस के थ्रू आपका क्या आया, एक कोलेजियम सिस्टम आया। कोलेजियम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेजियम सिस्टम में आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे और जो आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते थे 4, वो भी इंक्लूड किए जाते थे कोलेजियम सिस्टम में। तो उनमें उसके बाद वो लोग डिसीजन लेते थे। अ ग्रुप ऑफ सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस हेडेड बाय द सीजेआई वुड मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन हु शुड बी अपॉइंटेड। तो आपके जो सीनियर मोस्ट जजों का ग्रुप था वो आपको सीजेआई उसको हेड करते थे और वो रिकमेंड करते थे प्रेसिडेंट को कि हु विल बी अपॉइंटेड जजेस। तो दीज रूलिंग नॉट ओनली श्रैंक द एग्जीक्यूटिव से इन प्रपोजिंग अ कैंडिडेट फॉर जजशिप बट ऑल्सो टुक द एग्जीक्यूटिव वीटो पावर। तो आपके इस डिसीजन के बाद जो एग्जीक्यूटिव की वीटो पावर थी अपॉइंटमेंट की वो क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो आपका देखते हैं कि पहला आपका जो फर्स्ट केस था वो था इन द फर्स्ट जज केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिएगा 1981 में आया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या हुआ था कि द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड किया द प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर द कॉन्करेंस ऑफ सीजेआई इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो पहले इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेसिडेंट को आपके जो सीजेआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके एग्रीमेंट की या उनके एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर द कॉन्करेंस ऑफ द सीजेआई इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से अपने विवेकाधिकार से जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये आपके एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ। द रूलिंग अफर्म द प्री एमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन मेकिंग अपॉइंटमेंट बट वाज ओवरटर्न्ड 12 ईयर लेटर इन द सेकंड जजेस केस। तो इसमें क्या था, जो आपके एग्जीक्यूटिव थी या प्रेसिडेंट थे उनको क्या पावर दे दी गई कि आप सीजेआई को अपॉइंट कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, और उसमें जो सीजेआई होंगे उनकी आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना डिस्क्रिशन खुद यूज कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जजमेंट था आपका एसपी गुप्ता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड केस आपका देखते हैं, सेकंड था इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका है 1993 में, 1993 में ये केस आया। तो इसमें क्या था कि 9 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन थी, 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक बनाई गई और उसने इवॉल्व किया एक कोलेजियम सिस्टम को। कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ आपके किस केस में, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका एक कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ जो कि अपॉइंट करता था और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के जितने भी हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी अपॉइंटमेंट होते थे या जजेस के ट्रांसफ़र होते थे वो किसके थ्रू होते थे, कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होते थे। द कोर्ट अंडरलाइंड द डेविएशन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू गार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा किया तो उसने बोला कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बचाने के लिए हमको कोलेजियम सिस्टम को लाना पड़ा। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है और किससे बचाने के लिए, एग्जीक्यूटिव से बचाने के लिए, एंड प्रोटेक्ट इट्स इंटीग्रिटी। और इसको इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने कोलेजियम सिस्टम लेके आए। तो आपका जो
फिर आगे देखते हैं, इन 1998 प्रेसिडेंट के आर नारायण इशू अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ओवर द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसल्टेशन। तो जो आपके 1998 में आपके प्रेसिडेंट थे के आर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इशू किया सुप्रीम कोर्ट के कि जो आपका कंसल्टेशन है इसका क्या मीनिंग है, मतलब इसका वेदर इट रिक्वायर्ड द कंसल्टेशन विद द नंबर ऑफ जजेस इन फॉर्मिंग द सीजीआई ओपिनियन और वेदर द सीजीआई सोल ओपिनियन। तो इसमें था कि आपका जो कंसल्टेशन से मतलब है वो सिर्फ सीजीआई की राय मानी जाएगी कि उसमें नंबर ऑफ जजेस मतलब प्लूरैलिटी ऑफ जजेस को कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें आपका जो था कि आपके कंसल्टेशन प्रोसेस का मतलब है कि आपके जो रिक्वायर है या उसको कंसिस्ट करेगा, क्या करेगा, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। तो इसमें क्या है कि आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं का सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल ओपिनियन ही माना जाएगा। जो आपके कॉलेजियम में 4 जजेस होंगे, सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनमें उनके डिसीजन को माना जाएगा। उनमें जो भी मेजॉरिटी डिसीजन होंगे उसको कॉलेजियम सिस्टम अडॉप्ट करेगा, उसको माना जाएगा। लेकिन अगर इसमें अगर 2 जजेस ने भी अगर आपका एडवर्स ओपिनियन दे दिया, आपके 4 जजेस हैं जिसमें अगर 2 ने भी एडवर्स ओपिनियन दे दिया तो आपका एडवर्स ओपिनियन, तो जो सीजीआई होंगे वो शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। तो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो रिकमेंडेशन नहीं भेजेंगे गवर्नमेंट को। तो इसमें आपका मोटा मोटा ये है कि जो सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन है उसको नहीं माना जाएगा। आपके जो कॉलेजियम सिस्टम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनके मेजॉरिटी डिसीजन को माना जाएगा। तो कंसल्टेशन से मतलब सिर्फ सीजीआई के सोल ओपिनियन से नहीं है। द रूलिंग ऑन दिस एस्टैब्लिशमेंट अ कोरम एंड मेजॉरिटी वोट इन द कॉलेजियम टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। तो आपका जो भी कोरम होगा या मेजॉरिटी वोट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। और कॉलेजियम में आपके इंक्लूड किया जाएगा सक्सेसर ऑफ सीजीआई, जो भी आपके प्रेजेंट सीजीआई होंगे उसके बाद जो नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले होंगे उनको भी इंक्लूड किया जाएगा कॉलेजियम में, क्योंकि वैसे भी सीनियर मोस्ट में वो भी होंगे इंक्लूड। तो ये आपका केसेस थे। नेक्स्ट देखते हैं कि इन 2014 द एनडीए गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू क्लॉ बैक कंट्रोल ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 2014 में हम देखते हैं कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आपका एनजेएसी की को इस्टेब्लिश किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको अपॉइंटमेंट किया किसके लिए, जो भी आपके हायर जुडिशरी अपॉइंटमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो वो आपके किसके थ्रू होंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू होंगे। तो ये उन्होंने 2014 में इस्टेब्लिश किया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके। ऑल्दो द लॉ विच गेव द एग्जीक्यूटिव अ ग्रेटर फुट इन द डोर इन अपॉइंटमेंट had support the across political party, the Supreme Court struck it down as the unconstitutional। हालांकि इससे क्या हुआ कि जो आपके एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ जाती अपॉइंटमेंट की, आपके जजेस को अपॉइंटमेंट की एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ जाती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस डिसीजन को स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब इसको वॉइड कर दिया आपके। तो एनजेएसी प्रेजेंटली क्या हो गया, ख़त्म हो गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये आपका पूरी तरह वॉइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, हाउ मैनी जजेस डज द सुप्रीम कोर्ट हैव, हाउ इज द नंबर डिसाइडेड। तो प्रेजेंटली आपके क्या है, करेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 34 जजेस। ये आपके 2019 में इसको चेंज किया गया, पहले आपके जो थे वो कितना 31 जजेस थे और अब आपके क्या 34, मतलब 33 + 1 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 1950 व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इट हैड
8 जजेस इंक्लूडिंग द, तो पहले आपके 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ इधर पे, तो यहाँ पे कितनी आपकी संख्या थी जजेस की? 7+1, मतलब 8 थी, इंक्लूडिंग CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके 8 हो गई। बाद में क्या था, पार्लियामेंट के पास जो होती है वो पावर होती है किस नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करने की। तो पार्लियामेंट विच हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस हैज़ ग्रेजुअली डन सो बाय अमेंडिंग द सुप्रीम कोर्ट नंबर जजेस ऑफ एक्ट। तो पार्लियामेंट के पास आपकी पावर है नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करे, इनको बढ़ाने की, तो इन्होंने अमेंड किया सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट को, और इसके थ्रू इन्होंने कईयों बार संख्या इसकी बढ़ाई गई। तो पहला आपका क्या थी, 1950 में आपकी 8 थी, फिर इसको 1956 में इसको 11 कर दिया गया, 11 आपके जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट में। बाद में 1960 में 1960 में आपके 14 की गई, और 18 की गई 1978 में, 26 आपका 1986 में, और 31 जो की गई थी वो 2009 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये सेकंड लास्ट दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि 2019 में आपकी जो संख्या की गई वो 34 की गई, 33+1, और लास्ट आपका कब अमेंड हुआ? 2009 में। तो ये दोनों आप याद रखिए, एग्ज़ाम में इससे पूछ सकते हैं। और अब आते हैं कि ये प्रेजेंटली ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके 9 जज एक साथ, मतलब लार्ज नंबर में, इतने लार्ज नंबर में अपॉइंटमेंट हुआ है जजेस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें इंटरेस्टिंगली क्या है कि आपके 3 लेडी जजेस इसमें अपॉइंट हुई हैं, 3 लेडी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आगे भी है कि एक जो इसमें लेडी हैं वो आपकी क्या, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगी, और उनका नाम है आपका जस्टिस BV नागरत्ना। तो ये पहली बार अभी इंडिया में होगा कि आपको फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस मिलने वाली हैं 2027 में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट फीमेल CJI आपको 2027 में आपको मिलेंगी। Even with Tuesday record 9 appointment, the court continues to have 1 vacancy and 8 more judges are due to retire next year. Lack of representation in terms caste and gender has been issue in the higher judiciary. तो क्या है कि आपके जो रिप्रेजेंटेशन है वो कास्ट एंड जेंडर वाइज अभी भी एक मतलब कंट्रोवर्सी बनी हुई है हायर जुडिशरी में। लोग कहते हैं कि आपके कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन है या जेंडर वाइज, क्योंकि अभी तक आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11 जजेस सिर्फ महिलाएं हुई हैं आज दिन तक। आपके कितना 75 साल हम लोग आज़ाद हुए हो गए हैं, इंडिपेंडेंट 75 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी हमको 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आपकी जजेस हुई हैं, वुमेन जजेस। बिफोर ट्यूसडे अपॉइंटमेंट द जस्टिस इंदिरा बनर्जी वाज द ओनली वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट। और आपके जो इस अपॉइंटमेंट से पहले जो जस्टिस इंदिरा बनर्जी थी ये सिंगल लेडी थी आपकी सुप्रीम कोर्ट में जजेस वुमेन। इससे पहले आपके इंदु मल्होत्रा थी, इंदु मल्होत्रा थी, जिन्होंने सबरीमाला केस में उन्होंने डिसीजन दिया था। सबरीमाला का जो डिसीजन आया था वो ये मेजॉरिटी थी आपकी। इंदु मल्होत्रा जो थी वो उन्होंने डिसेंट किया था जजमेंट को। तो इंदु मल्होत्रा आपकी मार्च 2021 में इनका रिटायरमेंट हो गया। तो आप इसके बाद आपकी जो इंदिरा बनर्जी हैं वो सिंगल लेडी थी इससे पहले। एंड जस्टिस BV नागरत्ना इज़ द लाइन टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन CJI। ये आपकी जस्टिस BV नागरत्ना है, जो कि आपके कहाँ से एलिवेट हुई हैं, ये कर्नाटका हाई कोर्ट से आई हैं, और ये 2027 में आपके CJI बनेंगी। हो सकता है कम पीरियड के लिए बने, 1 या 2 मंथ के लिए बनेंगी, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि आपको पहली फर्स्ट वुमेन CJI मिलेंगी इंडिया को। तो ये था। इन 1989 जस्टिस फातिमा बीवी बिकेम द फर्स्ट जजेस टू अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। सिंस देन हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हैड ओनली 11 जजेस। तो आपकी जो फर्स्ट महिला जज थी वो कौन थी, जस्टिस फातिमा बीवी। इनको भी याद रखिए, पूछ सकता है, क्योंकि ये
इतने लार्ज नंबर पे अपॉइंटमेंट हुआ, तो जुडिशरी से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, चाहे पॉलिटी में भी आ सकता है या जो जिनका भी अगर ऑप्शनल लॉ रहेगा तो उसमें आपका डायरेक्टली पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आप पूरी तरीके से पढ़ के जाइए। तो अभी तक आपकी जो सबसे पहली जज थी वो फातिमा बीवी थी 1989 में, 1989 में इनको अपॉइंट किया गया था। सिंस देन अभी तक उसके बाद आपकी सिर्फ 11 महिला जज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, इंक्लूडिंग 3 वुमेन। इनको भी जोड़ लिया जाए तब 11 हुई, अदरवाइज़ कितना थी, 8 ही हुई थी। अभी 3 अपॉइंटमेंट हुए ना, उनको जोड़ के 11 हुए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लोअर जुडिशरी इज हायर एट 27%। वाह। तो आप देखते हैं कि जो लोअर जुडिशरी है उसमें रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का कितना ज़्यादा है, 27% है। दे हिट अ ग्लास सीलिंग इन हायर अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सब्सिक्वेंटली एट द हाई कोर्ट लेवल। तो ग्लास सीलिंग आपका एक अवधारणा है कि महिलाएं ऊंची पोस्ट पे या जो भी आपकी हायर अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो सकते या महिलाएं उसके काबिल नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया है, इसको हिट किया है, इस अवधारणा को तोड़ दिया है। तो ये आपका पूरा था। इसके बाद थोड़ा और देखते हैं कि कौन कौन जजेस थे, कहाँ से आए हैं, थोड़ा उनके बारे में। तो बेसिकली जो फीमेल जजेस हैं हम उनके बारे में देखेंगे। तो पहली आपकी हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी तो ये आपकी एलिवेट हुई हैं कहाँ से, गुजरात हाई कोर्ट से आई हैं, एलिवेटेड फ्रॉम द गुजरात हाई कोर्ट। और दूसरा है कि इनके बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये ओनली सिंगल लेडी हैं सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, जो कि आपकी कहाँ किस बैकग्राउंड से आई, जुडिशियल सर्विस बैकग्राउंड से, ये ट्रायल कोर्ट से आई हैं। तो ये पहली फीमेल लेडी होंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुँची हैं। तो सी इज़ द ओनली जज इन सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट to come from the judicial service background। तो ये आप याद रखिएगा कि वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सिंगल लेडी हैं इसीलिए पूछ सकता है। सेकंड है आपकी जस्टिस हिमा कोहली। ये आपकी कहाँ से आई हैं, ये आपके एलिवेट हुई हैं सीजे ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट से। ये तेलंगाना हाई कोर्ट से आई हैं। और इनका पेरेंट हाई कोर्ट दिल्ली था। पेरेंट हाई कोर्ट इज दिल्ली। और आपकी थर्ड है कि आपकी जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस बीवी नागरत्ना ये आपकी कहाँ से एलिवेट हुई है, कैलकाटा हाई कोर्ट से, एलिवेटेड फ्रॉम कर्नाटका हाई कोर्ट से आई हैं। और ये क्या है, ये आपकी सी लाइन टू बी CJIN 2027। तो ये 2017 में आपकी शी विल बी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस।
तो ये आपके हैं। एक नाम इसमें और है, ये जस्टिस विक्रम नाथ, इनको भी थोड़ा देख लीजिए। वैसे तो अभी 4 ही हुए हैं, 5 लोग और हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में कुछ स्पेशल है, उन जस्टिस विक्रम नाथ हैं। ये आपके गुजरात हाई कोर्ट से आए हैं और ये भी आपके सीजीआई बनेंगे 2027 में। तो इसलिए इनको ये विल बी सीजीआई फॉर अबाउट 7 मंथ, करीब 7-8 महीने के लिए ये सीजीआई अपॉइंट होंगे। तो ये आपका टॉपिक हो गया, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था इसीलिए इसको कवर किए हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी 5 सितंबर को देखें कि इन लोगों की ओथ सेरेमनी हो चुकी है और ओथ आपकी किसने दिलाई है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो वैसे ओथ जो सेरेमनी होती है वो आपका आर्टिकल 124 सब क्लॉज 6 में है, और इसमें आपका जो ओथ सेरेमनी होती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? बाय द प्रेसिडेंट। बट अभी हमने क्या देखा, ये कई बार हो चुका है, ये सीजीआई ओथ दिलाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि बाय द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम। तो इसीलिए आपके सीजीआई को ओथ दिलाते हुए हमने देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन सारे 9 जजेस को ओथ दिलाई है। तो ये आपका किस आर्टिकल में मेंशन है? 124 सब क्लॉज 6 में आपको ओथ सेरेमनी मेंशन है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।